Hello aspirants, welcome to another session of Mains 450 plus। तो 7 नवंबर को हमने इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में देखा था अबाउट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ओके, देयर वाज ए आर्टिकल ऑन दिस। तो आई टोल्ड यू दैट टाइम दैट हम इसको डिटेल में करेंगे अपने मेंस 450 की सीरीज में। ऑलराइट, सो नाउ इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने जीएस 3 के इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट से। इंटरनल सिक्योरिटी वहां पर एक सिलेबस में आपको मेंशन किया हुआ है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। ऑलराइट, सो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले कि है क्या आखिर ये, व्हाट इज दिस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ऑलराइट, और इसकी जरूरत क्यों है हमें, और अगर जरूरत है तो फिर आज ही क्यों जरूरत पड़ी है, अभी तक क्यों नहीं। ओके, हम कई वॉर लड़ चुके हैं, कई तरह के सिक्योरिटी थ्रेट देख चुके हैं अपनी कंट्रीज में, टेररिज्म से लेकर नक्सलिज्म का। तो अब क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। नेक्स्ट इज कि इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या आएंगे। ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस होंगे तभी हम आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, राइट। कारगिल वॉर के बाद भी एक कमेटी बिठाई गई थी, उसने भी रेकमेंड किया था कि आप ये बनाइए, बट हमने नहीं बनाई सिंस 23 ईयर्स। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस होंगे, तो फिर उनको ओवरकम करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। ओके, व्हाट शुड बी दी वे फॉरवर्ड। सो वी विल सी ऑल दिस एस्पेक्ट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें सीडीएस के बारे में बताना चाहूंगा। ओके, क्योंकि इसको समझे बिना हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर थोड़ा सा अधूरा रहेगा। और इसके साथ साथ मैंने एक टॉपिक यहाँ पर स्किप किया है, दैट इज थिएटराइजेशन। ओके, इसको मैंने स्किप किया है क्योंकि दो रीजन है। पहला, अगर मैं उसको भी इसी में इंक्लूड करता तो लेक्चर बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा, लेंथी चला जाएगा, ठीक। दूसरा, कि ये सब अभी से प्रपोजल स्टेज में, जब इन पर कुछ आउटकम निकल के आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सीडीएस के बारे में बात कर लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अब देखिए, इनको बनाने की पहली सजेशन दी गई थी बाय के सुब्रमण्यन कमेटी 2000 में, ठीक है, जिसको हम लोग कारगिल रिव्यू कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा नरेश चंद्रा कमेटी 2012 में, शेखतकर कमेटी इन 2016। सो फर्स्ट थिंग फॉर योर प्रीलिम्स इज कि ऑल दीज थ्री कमिटीज आर रिलेटेड टू डिफेंस रिफॉर्म्स। ऑलराइट, अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, ये आपका सीधे सीधे अगर आएगा तो 2 मार्कर आपको इजीली देकर जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फिर से पूछता रहता है कौन सी कमेटी किस पर्पज से रिलेटेड थी। कई बार ओबीसी के लिए बैठी गई है, जैसे रोहिणी कमीशन बैठा हुआ है इस वक्त, ठीक है, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन को लेके, या इससे पहले देवर कमेटी बैठी थी, इस तरह की। ऑलराइट, तो पहले तो इन तीनों कमिटीज के नाम याद रखिएगा। के सुब्रमण्यम, जिसे हम कारगिल रिव्यू कमेटी भी कहते हैं, नरेश चंद्रा कमेटी एंड शेखतकर कमेटी। ऑल दीज वर रिलेटेड टू डिफेंस रिफॉर्म, एंड इन सभी ने कहा था दैट इंडिया नीड ए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमें एक सीडीएस की जरूरत है। ऑलराइट, तो फर्स्ट सीडीएस हमारे यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं 1 जनवरी 2020 में। उनका नाम क्या था वो आपको पता होगा, चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं बताना है तो मत बताना। और अब देखिए, 1 जनवरी 2020 को हमने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अपॉइंट किया, और इसके साथ साथ हमने एक और डिपार्टमेंट सेटअप किया जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जिसे हम डीएमए कहते हैं, ठीक है। ये दोनों इनिशिएटिव हमने सेम डेट को लिए, 1 जनवरी 1920, सॉरी 2020, 1 जनवरी 2020। क्लियर, ये दोनों चीजें की। अब देखते हैं सीडीएस का रोल क्या है। सबसे पहले एक होता है हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमीशन। इसमें तीनों का, जो हमारी एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इन सबके जो चीफ होते हैं ना, वो बैठते हैं, ठीक है, तीनों। और बारी बारी बाय रोटेशन तीनों में से कोई एक इसका चेयरमैन बन जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्पररी पीरियड के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, टेम्पररी, टर्न बाय टर्न सभी बनते थे। बट कहीं ना कहीं जरूरत लगी कि यार ये ऐसे नहीं चलेगा, एक परमानेंट चेयरपर्सन होना चाहिए। एक तो पहली बात यह है कि ये जो तीनों चीफ है ना, दे ऑल आर 4 स्टार, ठीक है। आर्मी चीफ हो, चाहे नेवी के हों या एयरफोर्स के, दे ऑल आर 4 स्टार जनरल, ठीक है। तो पहले कमीशन, सभी कमिटी ने रेकमेंड किया था कि इनके ऊपर एक परमानेंट चेयरपर्सन होना चाहिए जिसको हम कहेंगे सीडीएस, ठीक है, और ये होना चाहिए 5 स्टार जनरल। बट ऑफकोर्स कोई भी अपनी अथॉरिटी छोड़ना नहीं चाहेगा। ये तीनों जो चीफ, तीनों फोर्सेस के हेड हैं, ये नहीं चाहते थे कि जो चीफ बनाया जाए, एक परमानेंट चेयरमैन, वो 5 स्टार हो, क्योंकि वो फिर रैंक हाई हो जाएगी। तो फिर हमने कॉम्प्रोमाइज किया और हमने सीडीएस को भी कहा कि आप भी 4 स्टार ही होंगे। यानी कि अब आप ये मान लीजिए कि इस चीफ ऑफ स्टाफ कमीशन में 4 लोग बैठे हैं एंड ईच आर इक्वल 4 स्टार। क्लियर, बस फर्क इतना है कि ये परमानेंट चेयरपर्सन है यहाँ पर सीडीएस, और ये एक सिंगल पॉइंट एडवाइजर होगा टू, यू कैन से, डिफेंस मिनिस्टर, या सीधे आप कह लीजिए कि पूरा यूनियन गवर्नमेंट को। ऑलराइट, अब ये जो चीफ है यहाँ पर,
एयर चीफ, आर्मी, नेवी, ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे यूनियन गवर्नमेंट के साथ। ये मीटिंग में अपना डिसाइड करेंगे, फिर जो परमानेंट चेयरपर्सन है सीडीएस वो कम्युनिकेट करेगा। इज अ सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर है? ये पहला इनका पर्पस था। फिर इनके क्वालिफिकेशन क्या होते हैं? तो देखिए, पहले तो रखा गया था कि कोई भी 4 स्टार जो ऑफिसर रिटायर हुआ है ना, वही बन सकता है सीडीएस। लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। क्यों? क्योंकि हमें इसके पूल को थोड़ा सा वाइडन करना था। आफ्टर डेथ ऑफ आवर फर्स्ट सीडीएस, नाम आप जानते ही होंगे, ओके, उनकी डेथ के बाद हमें ये पूल वाइडन करना था, इसलिए हमने इसमें कुछ अमेंडमेंट किए। हमने कहा कि ठीक है, सर्विंग और रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर भी एलिजिबल होगा सीडीएस बनने के लिए। ठीक, अर्लियर अर्लियर ओनली 4 स्टार ऑफिसर, अब 3 स्टार ऑफिसर भी एलिजिबल होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड कि जब वो रिटायर हो रहा है, ये वाला केस, रिटायरमेंट के केस में उसकी एज 62 से कम रहे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। और एक और अमेंडमेंट ये किया गया कि यूनियन गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो चाहे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के टेन्योर को बढ़ा सकता है। क्लियर? ये समझ में आया? तो चलिए, एक बॉडी की बात हो गई। अब दूसरी चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो ये भी स्टैब्लिश की गई ऑन द सेम डेट 1 जनवरी 2020। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है बॉडी, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही आती है। इसका काम है कि जो भी प्रोक्योरमेंट करनी है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह, स्टाफिंग वगैरह करनी है, उससे रिलेटेड सारे पर्पस ये बॉडी डीएमए हेड डिसाइड करेगी, देखिए, अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, वहां पर जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं सीडीएस, वो सीधे जा रही है यूनियन गवर्नमेंट के पास, ठीक है, या आप कह लीजिए पूरे कैबिनेट के पास। यहाँ पर ये डिफेंस मिनिस्ट्री का ही प्रोरोगेटिव है, ठीक है, जो भी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट करनी है, ट्रेनिंग करनी है, स्टाफिंग करनी है, ठीक है। और इसके भी हेड कौन होंगे? तो इसके हेड भी होंगे सीडीएस। राइट, तो ये देखेंगे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में क्या प्रोक्योरमेंट वगैरह करनी है, कौन से न्यू वेपन्स परचेज करने हैं, ठीक है। और फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री के हेड हैं, तो ऑब्वियसली बात है, ये एडवाइस करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री को कि थोड़ा बजट बजट सैंक्शन कीजिए, हमें ये सब प्रोक्योरमेंट करने हैं। ओके, सो यू कैन से सीडीएस इज द एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ दिस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। कोई ब्यूरोक्रेट यहाँ का सेक्रेटरी नहीं हो सकता, सीडीएस बाय डिफॉल्ट इसके सेक्रेटरी कहलाएंगे, ठीक है, कोई ब्यूरोक्रेट आईएएस वगैरह नहीं कह सकते। इसके अलावा सीडीएस और क्या क्या कर सकते हैं? तो एक तो ये मेंबर होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के, ठीक है, जो हम एक्वायर वगैरह कर रहे हैं जो भी एसेट। दूसरा, डिफेंस प्रोक्योरमेंट कमिटी, जो डिसाइड करती है कितने में क्या खरीदना है, राफेल कितने प्राइस देनी है। एंड ही इज ऑल्सो एडवाइजर टू एनसीए। एनसीए क्या है? न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ओके, जो कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करती है हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, राइट। ये डिसाइड करती है कब न्यूक्लियर वेपन यूज करना है और कब नहीं। तो इसका भी थोड़ा आर्किटेक्चर देख लेते हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ओके, एक इसके अंदर होता है एग्जीक्यूटिव विंग, दूसरा होता है पॉलिटिकल विंग। एग्जीक्यूटिव विंग इज हेडेड बाय एनएसए, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नाम अगर पता हो तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, मन करे तो। ओके, और पॉलिटिकल जो विंग है वो हेड करते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर। तो ऑब्वियसली बात है कि ये सजेस्ट करेंगे, ये रेकमेंड करेंगे कि हमें न्यूक्लियर वेपन यूज करना है या नहीं। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर होंगे जो इसको ऑथोराइज करेंगे कि चलिए न्यूक्लियर वेपन निकालिए, यूज करते हैं। ऑलराइट, गोल क्या है? गोल ये है कि हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके कंट्रोल में रहे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने सीडीएस के बारे में जान लिया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के बारे में जान लिया। रही बात थिएटराइजेशन की, तो वो मैं आपको तब कराऊंगा जब इस पे कोई मूवमेंट होती है, ठीक है, अब इसे प्रपोजल स्टेज में है और कुछ नहीं। ऑलराइट, तो हमने ये दोनों चीजें जान ली है, कमिटीज के नाम देख लिए जो भी सेटअप की गई थी डिफेंस पर्पज के लिए। अब हम आ जाते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर। तो अब देखिए, नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है ना, तो आप अपने दिमाग से सिर्फ मिलिट्री टाइप की चीजें निकाल दीजिए। नेशनल सिक्योरिटी बहुत तरह की होती है, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह की बात होगी अगर यहाँ पर, तो हम लोग किसकी बात करेंगे कि हमारी जो आर्मी, आर्म फोर्सेस की, ठीक है। जब टेररिज्म वगैरह का ध्यान आएगा तो हमारे दिमाग में सारी सेंट्रल फोर्सेस आनी चाहिए, ठीक है, बीएसएफ हो सकती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स हो सकती है, सीआईएसएफ हो सकती है, ओके, सीआरपीएफ हो सकती है। हमारे दिमाग में आना चाहिए नक्सलिज्म, वो भी हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, इंटरनल है बट सिक्योरिटी थ्रेट तो है। उसके अलावा कई बार हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, ऑलराइट, हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन हो गए, या इवन हमारे आज के मेट्रो स्टेशन वगैरह भी जो है, ये सब हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी ग्रिड वगैरह, ओके। तो इस तरह की सिक्योरिटी भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर ही आएगी, ठीक है। इसके अलावा जो भी हमारी सोशल पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, जैसे नक्सलिज्म का एक गोल क्या है कि हमें ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी ये सब हटानी है और कम्युनिज्म स्टैब्लिश करना है, तो वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी हमारी सिक्योरिटी का पार्ट है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कई बार इतना ब्लैक मनी फंड किया जाता है शेयर मार्केट में कि एकदम से पंप करो फिर एकदम से विड्रॉ कर लेंगे, पूरा शेयर मार्केट गिर जाएगा इंडिया का और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
ऑलराइट, तो इस तरह से हमारी कई बार फेक करेंसीज वगैरह सर्कुलेट की जाती है इंडिया में, उसका भी गोल क्या रहता है कि इंडिया की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को अफेक्ट करना। ऑलराइट, उसी तरीके से एनवायरमेंटल सिक्योरिटी की भी बात आती है कई बार, जैसे नदियों का पानी रोकना चाहता है, जो ब्रह्मपुत्रा वाला इशू है। ऑलराइट, तो हर वो चीज जो हमारे देश के लिए बहुत क्रूशियल है वो सब हमारे सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव में आता है। ऑलराइट, सिर्फ इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंटरनेशनल बॉर्डर या टेररिज्म, उतना नहीं, हर तरह की सिक्योरिटी। तो देखिए, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ये जो आएगा ना, पहली बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक रिटर्न डॉक्यूमेंट रखें। बट ऐसा नहीं है कि इससे रिलेटेड हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, पहले से है हमारे पास। 2009 में रक्षा मंत्रालय यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइंस जारी की थी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड। आज तक हम वही फॉलो कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है 2009 और 2023, क्योंकि 14 साल पुरानी गाइडलाइंस हैं वो, तो ऑब्वियसली बात है कि इनको रिवाइज करने का, अपडेट करने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट, तो क्या होगी ये स्ट्रेटेजी, सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स की तरीके, ठीक है, वी विल राइट डाउन, ओके, वी विल डिसाइड व्हाट आर द वेज टू अचीव दिस ऑल दीज सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, जो डिफाइन करे, बताएगा हमें कि हमारी कंट्री के लिए थ्रेट क्या क्या है। थ्रेट ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं, नॉन ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं। ट्रेडिशनल यानी होस्टाइल नेबर लाइक पाकिस्तान, चाइना, ऑलराइट, इवन लाइक टेररिज्म, ओके, नक्सलिज्म, ठीक है। वैसे टेररिज्म को हम लोग नॉन ट्रेडिशनल में भी डालते हैं, बट वो नॉन स्टेट एक्टर है, बट हम ट्रेडिशनल में से रखेंगे क्योंकि ये थ्रेट हमारे यहाँ हमेशा से हैं, पहले से। आज की हमारे पास क्या थ्रेट है, करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी, स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू बहुत टेररिज्म फंडिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये सब हमारे लिए एक थ्रेट है। ऑलराइट, हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, जो प्रोटेक्ट करने होते हैं हमें, जैसे हमारे यहाँ पुलवामा पे अटैक, पुलवामा वाला जो अटैक था, ठीक है, उससे पहले उरी हमले के टाइम क्या हुआ था, हमारे बेस पे अटैक हुआ था, राइट, सिक्योरिटी फोर्सेस के। उस तरह हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उन पे अटैक हो सकता है, उनको भी हमें गार्ड करना है, एयरपोर्ट, एवरी सारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इसके अलावा आजकल साइबर टेररिज्म एक अलग इशू बना हुआ है, ठीक है। आप पता है ये साइबर टेररिज्म के थ्रू एक बार को ना पूरा मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था, पूरा पावर आउटरीच, हमारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हैक कर ली गई थी। और ये बात उस टाइम तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट उसके कई साल बाद जाके इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि यस, इट वाज अ साइबर अटैक, जिसने कुछ सेकंड के लिए ही सही बट मुंबई की पूरी इलेक्ट्रिसिटी आउट कर दी थी। ओके, और जहां से हमारा पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल होता है, पूरा इंडिया का शेयर मार्केट, वहां पे कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो जाती है ना, वो अरबों रुपए के नुकसान में चला जाता है। ऑलराइट, अब इन ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को एड्रेस करने के लिए जो एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या रॉ हो या और कोई भी, ठीक है, इनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा ये। और मैं आईबी का स्पेशल एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आईबी के पास 5 दिन पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि मुंबई पर टेररिस्ट अटैक होने वाला है, ओके, अमेरिकन एजेंसीज ने दी थी, बट उसके बाद भी हम लोग उसे रोक नहीं पाए। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना। क्लियर, तो ये बात की हमने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की। इसके डायमेंशन देख लेते हैं, तो इतने सारे डायमेंशन आते हैं, ओके। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अगेन वही, चाइना एक होस्टाइल नेबर है, पाकिस्तान होस्टाइल नेबर है, जो हमेशा हमारी टेरिटरी को अफेक्ट करता रहता है। उनका सीपैक प्रोजेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वो हमारी टेरिटरी, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां से पास हो रहा है, राइट, तो वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन है। क्लियर, उसी तरीके से इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी कि फेक करेंसीज वगैरह सर्कुलेट करना, इंडिया की इकोनॉमी को डैमेज करना, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज का यूज करना, शेयर मार्केट को इम्पैक्ट कर सकें ताकि, राइट। उसी तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी, अब चाहे वो ऑयल हो, गैस हो, ये सब हमें चाहिए ना, राइट। तो जरूरी है कि आज वेस्ट वेस्ट एशिया में जो इश्यूज चल रहे हैं, तो उस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने गोल रखा है कि हमें डाइवर्सिफाई करने चाहिए अपने सोर्सेज। तो वेस्ट एशिया से अगर नहीं लें तो कहाँ से लें, हम लोगों ने रशिया से बहुत इंपोर्ट बढ़ाया है अपना, ठीक है। अफ्रीका में कई कंट्रीज हैं जैसे नाइजीरिया, सूडान, इस तरह की कंट्रीज, ठीक है, जिनसे हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल ले सकें, ताकि हमारी सप्लाई लाइन ना थोड़ी डाइवर्सिफाई हो, ताकि वेस्ट एशिया में आज जो इसराइल हमास इशू चल रहा है उस वजह से ये ना हो कि अच्छा इंडिया इसराइल को सपोर्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, इंडिया पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम आपको क्रूड ऑयल नहीं देंगे। ऑलराइट, उसी तरीके से साउथ अमेरिका में भी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे हमारे ब्राजील के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, सिमिलरली वेनेजुएला इसका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ऑलराइट, और बाकी फिर हमारे जो डोमेस्टिक सोर्सेज हैं जिनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन शेल गैस, यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपने जो सोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्लियर, उसी तरह कल्चरल कोहेसिवनेस, अब इसमें वो सब बातें आ जाएंगी, ठीक है, कि कैसे लैंग्वेज के नाम पर लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या कई बार लड़ा दिए जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज इतना बड़ा इशू नहीं है यार,
ओके। बट अगेन मदर टंग ओके, कई बार हम लोग देखते हैं कि हमें महाराष्ट्र में अगेंस्ट बिहार यूपी के बच्चों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ओके। कर्नाटका तमिलनाडु इनमें आपस में लड़ाई अभी किस बात पे हो गई थी, जस्ट ऑन वाटर शेयरिंग ऑफ द रिवर कावेरी। राइट। तो इस तरह की जो चीजें हैं इन सबको भी हमें इंश्योर करना है कि कोई हमें कल्चर के नाम पर डिवाइड ना कर पाए, कि कल्चर हमारे देश की खूबसूरती है। वी एंजॉय जब जहाँ ये स्टूडेंट हब में अलग अलग स्टूडेंट अपने अपने त्योहार मनाते हैं, इट लुक्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पे सोशल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारा जो भी डेवलपमेंट है वो इंक्लूसिव हो। ऐसा नहीं कि टॉप के 10% तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनकी इनकम बहुत बढ़ रही है, बट 90% जो है वो सब्सिस्टेंस लेवल पे आ गए हैं, कि बस जितना कमा रहे हैं उतना उनकी सिर्फ जिंदगी गुजरने में ही चला जा रहा है। सिमिलरली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि फॉरेन फंडिंग हो रही है तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उनसे इन्फ्लुएंस होती रहे। ओके। फॉरेन फंडिंग फॉरेन से आने वाली कंपनीज के इन्फ्लुएंस में चलती रहे, या नक्सलिज्म का जो गोल है कि हमें ये डेमोक्रेसी और ये सब हटा के अपना कम्युनिज्म स्टैब्लिश करना है, तो हमें वो सब भी इंश्योर करना होगा। कम्युनलिज्म अगेन हिंदू मुस्लिम, ये जो मीडिया में आजकल जो डिबेट चलती है दिन रात हिंदू मुस्लिम, ओके, वो अल्टीमेटली हमारा क्या कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की की ही के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है। ऑलराइट। तो जब नेशनल सिक्योरिटी बात आती है तो सिर्फ अपने दिमाग में इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स या टेररिज्म मत लाया कीजिए, हर तरीके का है। सिमिलरली एनवायरमेंट सिक्योरिटी, हमें अपने एनवायरमेंट को भी उतने अच्छे से प्रिजर्व करके रखना है ताकि उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ना देखने को मिले। आज जो नई नई बीमारियां आ रही हैं, चाहे वो इबोला हो या कोविड 19 हो, वो आ कहाँ से रही हैं, अगर अभी तक यकीन माने साइंटिस्ट का, तो बैट से आ रही हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप अपना इतना एक्सपेंशन कर रहे हो फॉरेस्ट एरियाज में कि जो इनका हैबिटेट हुआ करता था, आप उसमें एंटर कर गए हो, फिर वहां से मैन में आती है बीमारी, फिर मैन से पूरी उसमें सर्कुलेट होती है। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अपने एनवायरमेंट की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। राइट। इसी के लिए हम बायोडाइवर्सिटी एक्ट लेकर आए 2003 में। आज पॉलिनेटर्स जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आज दे आर अंडर रियल थ्रेट। ओके। और उनके थ्रेटन होने से काफी एग्रीकल्चर को नुकसान होगा। क्लियर। तो ये सब हमारी नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट बनता है। राइट। अब हम देखते हैं कि नीड क्या है हमें, व्हाट इज द नीड फॉर दिस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। अच्छा, इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या और कोई कंट्री है जिनके पास है इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो बिल्कुल है। चाहे वो यूएस हो, यूके हो, रशिया हो, दे ऑल हैव, ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज, इवन चाइना, फॉरगेट चाइना, इवन पाकिस्तान हैज ए प्रॉपर नेशनल सिक्योरिटी। ओके। वो लेकर आया था अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी रिसेंटली 2022 में, 2026 तक के लिए वैलिड रहेगी, जो उसके बाद वो रिव्यू करेगा। राइट। सो एवरीवन हैज, हम लोग ऑलरेडी इसमें बहुत लेट हो चुके हैं। हमने पहले ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की, पहले हमने कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या आया, पॉलिटिकल विल। ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है पॉलिटिशियंस की। हुआ तो हुआ कैसे, अगर आज हम कारगिल वॉर में जाएं तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था कि हमने अटल जी ने पाकिस्तान के साथ एक एग्री किया कि यार ठंडियों में, विंटर्स में हम हटा लेंगे फोर्सेस दोनों। ठीक है। हटाई, और फिर रीजन क्या हुआ कि वहां से पाकिस्तान ने टेररिस्ट आगे कर दिए। राइट। कि अपनी फोर्सेस ही टेररिस्ट के भेस में आगे कर दी। तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी बनती थी ना फिर गवर्नमेंट की कि आपने ये गलत फैसला कैसे लिया। राइट। तो ये पॉलिटिकल विल, और पॉलिटिकल विल इसलिए नहीं रही कि कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि हम अकाउंटेबल हों ज्यादा से ज्यादा। राइट। इसलिए एक रीजन रहा कि हम पहले कोशिश तो हमने की कई बार, बट हम ला नहीं पाए। चलिए, तो अब इसको लाने का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या है, देखिए सबसे बड़ा ट्रिगर है जियो पॉलिटिकल टेंशन। बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। चाइना यूएसए में अलग ही सीन चल रहा है। ठीक है, हमेशा से। इवन आज भी मैंने आपको इंडियन एक्सपेरिमेंट बनाया था, चाइना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इवन इनके रिलेशन अच्छे नहीं है। इसके बाद चाइना एंड आसियान ग्रुप्स, किसको लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर। ठीक है। यूक्रेन एंड रशिया वॉर इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। ऑलराइट। इसके बाद अब जो शुरू हुई है इसराइल एंड हमास, दैट इज अनदर रीजन। तो ये जो पूरा जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, स्पेशली विद दीज टू, रशिया यूक्रेन एंड इसराइल हमास, ठीक है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत हो गया है कि हम एक जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी रखें। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रखें, ताकि एक क्लैरिटी रहे कि किस एजेंसीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है अगर आप किसी भी तरीके से फेल होते हो। एंड डोंट फॉरगेट द कमिंग ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान। राइट। अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद तहरीक तालिबान, टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। ठीक है। अगर पाकिस्तान फॉल होता है इन लोगों के अगेंस्ट, ठीक है, वो गिरता है, तो इसके बाद अगला अटैक इंडिया ही होगा। राइट। इसे हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान इस लेवल का विक्टिम बने टेररिज्म का। ठीक है।
कुछ लोग जो थोड़े से ज्यादा रेडिकल हैं वो लगता है हाँ बढ़िया बढ़िया मारो पाकिस्तान को मारो, बट द फैक्ट इज कि तालिबान ऑलरेडी बहुत बोल्स्टर हो चुका है कि हमने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अब वो उसका टारगेट है कि हम पाकिस्तान पे भी कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से चलता रहा तो अगला टारगेट इंडिया ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। जब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट की हम बात करते हैं तो देखिए पहले हम लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे इतना ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, थोड़ी बहुत फेक करेंसी आ भी जाती थी तो वी डोंट माइंड। ठीक है, लेकिन आजकल मनी लॉन्ड्रिंग, फेक करेंसी जिसको हम काउंटरफिटिंग भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। ऑलराइट, सिमिलरली हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पे भी एक थ्रेट आता है ड्यू टू दीज जियोपॉलिटिकल टेंशन, कि हमारे पास कोई ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं क्रूड ऑयल वगैरह के। चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम हाइड्रोजन फ्यूल डेवलप करने की कोशिश कर लें, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ चले जाएं, हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएं, या हम बायोफ्यूल्स को और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर लें, स्टिल हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर रहेगी, हमेशा रहेगी। ऑलराइट, तो ये मेंशन करना भी जरूरी है। उसी तरह हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसकी सबकी सिक्योरिटी। तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट अब इमर्ज हो रहे हैं ना, उसी तरीके से साइबर वगैरह, ठीक है, अब तो आजकल स्पेस वॉर वगैरह की भी बातें होती हैं। हमने भी एक टेस्ट किया था मिशन शक्ति, जिसमें हमने एक सैटेलाइट को मार गिराया था। ऑलराइट, तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है इनको भी टैकल करने के लिए हमें इस तरह की पॉलिसी की जरूरत है। रही बात ट्रेडिशनल थ्रेट की, तो चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर टेंशन हो, ठीक है, चाइना के साथ स्पेशली, या टेररिज्म का अटैक हो जो कि होता रहता है, पहले भी हुआ है, पुलवामा हो, उरी हो, इन सब में हुआ है। ठीक है, या फिर नक्सलिज्म का इशू हो। राइट, ये सब हमारे ट्रेडिशनल थ्रेट हैं जिनको हम आज तक सिर्फ टैकल ही किए जा रहे हैं, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पाए। नेक्स्ट है कि मिलिट्री रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन। तो मैंने आपको जो उधर जो कुछ बताया, चाहे वो सीडीएस हो, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हो, ये सब क्या है? ये सब हमारे रिफॉर्म का ही पार्ट है। इन सबको हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, अगला हमारा जो भी रिफॉर्म होगा वो होगा थिएटराइजेशन का। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन उसके लिए हमें तीनों फोर्सेस में एक सिनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम थिएटर्स बना के इम्पोज करते हैं उन पे, नहीं, वो उन सब स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर ही हमें डिसाइड करना होगा। ऑलराइट, अब याद कीजिए कि 2015 में चाइना लेके आया था पीपल्स लिबरेशन आर्मी रिफॉर्म्स। ऑलराइट, वो ये सब रिफॉर्म क्यों कर रहा था? क्योंकि एक तरफ तो उसको पैसिफिक में जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इन सबसे थ्रेट है, और वेस्ट साइड में जब वो आता है तो उसके लिए दो थ्रेट बन जाते हैं। एक है इंडिया, और दूसरा है उसके खुद के इंटरनल थ्रेट, दैट इज जिनजियांग रीजन में जो उइगर मुस्लिम्स हैं। ओके, तो इवन चाइना भी अपने काफी रिफॉर्म्स तेजी से कर रहा है 2015 से, और उसने भी अलग अलग थिएटर बना रखे हैं। ठीक है, तो हम भी उस थिएटराइजेशन की तरफ ही आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो अगर हम लोग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लाते हैं तो उसके बाद हमारा अगला लॉजिकल स्टेप यही होगा कि वी नीड टू एस्टैब्लिश दीज थिएटर्स, डिफरेंट थिएटर्स। ऑलराइट, नाउ पॉलिटिकल डायरेक्शन। अब देखिए हमेशा इंडिया में आज तक कोई मिलिट्री कूप नहीं हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बदलते रहे, और पाकिस्तान में आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पाया। उनके यहाँ बीच में या तो मिलिट्री कूप हो जाते हैं या कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्क है कि हमारे यहाँ कहीं ना कहीं आर्मी, पूरे डिफेंस फोर्सेस ने ये एक्सेप्ट किया है कि हमें हमेशा एक इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर में ही रह के काम करना है। ऑलराइट, सो पॉलिटिकल डायरेक्शन बहुत जरूरी हो जाती है इसके लिए। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 2009 में हम लोग लेकर आए थे रक्षा मंत्री ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स, कि किस मुसीबत में, कौन से थ्रेट में आपको क्या स्टेप लेना है। राइट, उसमें डायरेक्शन दी गई थी, बट ऑब्वियसली बात है वो सिर्फ एक डायरेक्टिव थी, और वो भी 2009 की, तो ऑब्वियसली बात है कि अब वो आउटडेटेड हो चुकी है। तो अब हमें एक प्रॉपर वेल रिटन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लानी चाहिए जिसमें क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्शन हो कि किस सिचुएशन में हमें किस तरह से ऑपरेट करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ रोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ओके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे एनएसए। अब मैं नाम बता ही देता हूँ, मिस्टर अजीत डोभाल, वैसे आप लोगों को पता ही होगा यार, वो मैं सिर्फ आपको बोल रहा था कि आप थोड़ा एंगेज होना चाहिए बच्चों को, उनको खुद अपने दिमाग को चलाते रहना चाहिए। शुड नॉट बी लाइक कि जो सुना जा रहा है बस उसको दिमाग में बिठाया जा रहा है, आपका दिमाग भी साथ साथ काम करना चाहिए। ओके, या हमारी चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीज हों, ये सब क्या है? ये अलग अलग बॉडीज हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं, तो इनमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि हमारा फंक्शन क्या है और इनका क्या है। कई बार क्या है, आईबी और रॉ के फंक्शन में बहुत ज्यादा ओवरलैप कर जाते हैं। Right? मुंबई अटैक के बाद भी यही हुआ था कि रॉ पे ब्लेम आईबी डाल रहा था, आईबी पे ब्लेम रॉ डाल रहा था। ऑलराइट, तो एक क्लैरिटी चाहिए हमें इनके रोल्स में कि किसका क्या रोल है। नो, नेक्स्ट इज कि सबसे पहले अब सिर्फ एक क्लैरिटी नहीं, इनके बीच में कॉपरेशन भी चाहिए। कोई ऐसा ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए कि कुछ गलत हो गया तो चलिए ब्लेम करेंगे। एंड कॉपरेशन सिर्फ इनमें ही नहीं, इवन सेंटर और स्टेट में भी ये कॉपरेशन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल इन नक्सलिज्म सिचुएशन, ठीक है, जब तक सेंटर स्टेट में कॉपरेशन नहीं होगा, जब तक सीआरपीएफ और पुलिस फोर्सेस में कॉपरेशन नहीं होगा, तब तक कैसे चलेगा?
राइट। तो इसके लिए कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है, एंड लास्टली अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो मुंबई अटैक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि अटैक हो गया तो उसके बाद वो हमारी गलती नहीं थी, हमारी गलती थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुद पॉलिटिकल क्लास की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कारगिल हुआ तो क्यों हुआ, आपकी गलती से हुआ, राइट। सो देयर शुड बी इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी फॉर नॉट जस्ट पॉलिटिकल people but also for the defense, those involved in defense, okay, defense personnel and all। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं कि फिर अगर जब इतना सब पता है हमें तो फिर ये चैलेंजेस क्यों हो रहे हैं। चैलेंजेस क्या है इनको बनाने में। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसका ये जो थ्रेट्स है ना, दे आर एवर इवॉल्विंग। ऐसा नहीं है कि पहले हम जिस तरीके वॉर लड़े थे उसी तरीके से लड़े, ऐसा नहीं है। ठीक है, साइबर अटैक इज अ न्यू फेनोमेना। ठीक है, ये हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। ठीक है, काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसीज या आप कह लीजिए क्रिप्टो करेंसीज का जो यूज किया जा रहा है टेररिज्म फाइनेंस के लिए, ओके, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो टेररिज्म। रिमेंबर दिस वर्ड, क्रिप्टो टेररिज्म। ये क्या कर रहा है, ये फाइनेंसिंग कर रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज को। ठीक है, और ये क्रिप्टो ऐसी ब्लॉकचेन पे काम करता है जिसको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये नेशनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, एक कंट्री नहीं रोक सकती इसको। अगर क्रिप्टो टेररिज्म रोकना है तो सभी कंट्रीज को साथ में आके लॉ बनाना होगा। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल हेजिटेशन। तो इनका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते ज्यादा अगर कभी कोई फेलियर हो जाए। ठीक है, ये जो रिलक्टेंस है पॉलिटिकल क्लास से कि वी डोंट वांट टू बी अकाउंटेबल फॉर एनी फेलियर, राइट। तो इसको इंश्योर करना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट इज कंसेंसस होना बहुत जरूरी है सभी स्टेक होल्डर्स में। ये इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी हमेशा चाहती है कि डिफेंस डील, डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो भी है ये हमारे कंट्रोल में रहे। ठीक है, इसलिए हमने स्पेशली लिख दिया कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है जो सारे प्रोक्योरमेंट वगैरह करेगा एसेट्स का, उसका एक्स ऑफिशियो हेड ऑटोमेटिकली सीडीएस हो जाएंगे, ताकि कोई ब्यूरोक्रेसी उसमें इंटरफेयर ना करे। ब्यूरोक्रेसी हमेशा चाहती है, आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, उसमें क्या बताया है, इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसका 10% आपको मिल जाएगा, राइट। कई ऐसे केसेस रहे हैं जहां डिफेंस डील में करप्शन हुआ है। बोफोर्स केस, उसमें क्या है, कमीशन का ही रोल था। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी कभी अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती है मिलिट्री मैटर्स में। एंड डिफेंस में जैसे राफेल है, 36,000 करोड़ की डील है, ऑलराइट। अब इसका जरा 1% निकालिए, ओके, दैट कम्स टू अराउंड 3600 करोड़। इतनी सी कमीशन भी आपको 3600 करोड़ देके जाएगी। सॉरी, 10% है वो, 360 करोड़। सिर्फ 1% अगर आप कमीशन भी रखते हो ना तो भी आपको इतना मिलता है। ओके, इसलिए कभी ब्यूरोक्रेसी अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहती। तो वो कभी नहीं चाहती कि डिफेंस ऑफिशियल्स के हाथ में जाए ये सारे मैटर, प्रोक्योरमेंट वगैरह के स्पेशली, राइट। उसी तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज वो भी नहीं चाहती हैं कि हद से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर इंश्योर की जाए, राइट। कई ऐसे अटैक हैं जिनमें सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर रहा है। तो ये कंसेंसस आपस में बिल्ड करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और नेक्स्ट इज, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी हैं। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री को जो बजट एलोकेट किया जाता था ना फाइनेंस मिनिस्ट्री से, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल बजट पेश करेगी और आपको कुछ अमाउंट एलोकेट किया जाएगा कि आप ये प्रोक्योरमेंट वगैरह पे खर्च कर सकते हैं। अब उसमें होता क्या था कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट ना कई बार बहुत टाइम लेती है, ओके, इनका जेस्टेशन पीरियड काफी होता है। एक बड़ी डील को नेगोशिएट करने में 2 से 3 साल लग जाता है। और बजट का प्रोविजन क्या है कि आपको जो बजट सैंक्शन किया गया, अगर आपने वो मार्च तक कंप्लीट नहीं किया तो ये पैसा वापस चला जाएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। ठीक है, इसी डिफेंस मिनिस्टर ने डिमांड की थी कि देखिए आप हमारा ये जो बजट है ना इसको नॉन लैप्सेबल बनाइए, क्योंकि नॉन लैप्सेबल होना चाहिए ये, कि अगर हम मार्च तक खत्म नहीं भी करवाए, क्योंकि हमारे जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनकी डील डिसाइड करने में हमें वक्त लगता है, तो हम 8-9 महीने में नहीं कर सकते ये। तो इसलिए फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नॉन लैप्सेबल फंड क्रिएट किया डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, कि अगर आप नहीं भी खर्च कर पा रहे हो तो वो पैसा आपके पास ही पड़ा रहेगा, ऑलराइट। फिर जब भी आपको जरूरत हो आप यूज कर लीजिएगा। ओके, दूसरा रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की बात आती है तो फिर सभी एजेंसीज को उतना फंड देना पड़ता है। अब जैसे आर्मी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का जितना भी फंड है उसका 70% आर्मी ले जाती है। देन व्हाट अबाउट द नेवी एंड एयरफोर्स, राइट। तो वहां पर प्रॉब्लम है। सिमिलरली आईबी और रॉ की जब बात करें तो इनकी भी फंडिंग को लेकर इश्यू है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ चैलेंजेस। अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले तो जो प्रीवियस कमेटी की रिपोर्ट्स है ना उनको कंसिडर कीजिए, तब डिसाइड कीजिए आपकी क्या करना है कि नहीं। आप कारगिल कमेटी, उसने 2000 में रेकमेंड किया था सीडीएस का, आपको बनाने में 20 साल लग गए। और उसी तरीके से नरेश चंद्रा कमेटी या शिकतकर कमेटी, इन सब ने कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स दिए हैं कि आपको क्या रिफॉर्म करने हैं।
तो पहले तो आप एक कुछ नया करने जा रहे हो, तो जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं उनको ओपन कीजिए, उन पे से धूल हटाइए एंड देखिए कि क्या रिकमेंडेशन थे जो अब इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी है, इसमें जरूरी है कि एमिनेंट पर्संस को इंक्लूड किया जाए, नॉट जस्ट ब्यूरोक्रेट्स। ओके, ये सिर्फ आईएएस हो आप इसलिए आ जाओ बैठो बताओ, नहीं, नॉट नॉट दैट थिंग। ओके, हमें डिफेंस के लोग भी चाहिए, ठीक है, हमें रॉ के ऐसे लोग भी चाहिए जो वर्क कर चुके हैं इन कंट्रीज में, चाइना, पाकिस्तान, इन जैसी कंट्रीज में सर्विस दे चुके हैं, चाहे सीक्रेटली दी हो। ऑलराइट, हमें डिफेंस के एक्सपर्ट्स चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स चाहिए जो समझते हैं इस चीज को अच्छे से। ओके, और हमें ऐसे फॉरेन एक्सपर्ट भी चाहिए जो फॉरेन में जो भी इनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होती है एडवांस कंट्रीज की, उसको स्टडी करके अच्छे इनपुट्स दे सकें। राइट, ताकि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट निकल के आए वो सारे डायमेंशंस को कवर करे, इट शुड बी मल्टी डायमेंशनल। राइट, नेक्स्ट इज इट शुड बी सिटीजन सेंट्रिक। देखिए, ऐसा नहीं कि एक नेशनल सिक्योरिटी में हमेशा हमारे यहाँ क्या होता है, जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो आप समझ सकते हैं किस कम्युनिटी के लोगों को फटाफट पकड़ के कह दिया जाता है नहीं नहीं ये लोग इन्वॉल्व थे, वो लोग इन्वॉल्व थे। और ऐसे कई केस हैं जहां पर लोग 15 साल 20 साल बाद फ्री किए गए हैं, और फिर ये केस डिसाइड हुआ तो पता चला कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। ये ऐसे कई केस हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कई लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी के 10-10 20-20 साल जेल में निकल गए और वो केस चलता ही रहा, और लास्ट में आता है कि नहीं यार ये लोग तो इन्वॉल्व थे ही नहीं, इन्हें तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने फालतू में अरेस्ट कर लिया था। ऑलराइट, तो दिस नेशनल सिक्योरिटी मस्ट बी सिटीजन सेंट्रिक। ओके, नाउ फाइनली आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ड्राइंग अप ए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया मस्ट बी ए की एजेंडा for the government. Okay, and the document must take the constitutional values as a guide, and its objective should be to safeguard and consolidation of Indian democracy. Right, that should be your conclusion. So that's it from my side. I have completed this topic as I promised in Indian Express discussion today. ऑलराइट, एंड जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको हम साथ में करते रहेंगे। और डीप फेक जो अभी न्यूज में चल रहा है, दैट दैट गर्ल, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, मंदाना आई थिंक समथिंग। ओके, सो डीप फेक का जो इशू चल रहा है उस पे हम ऑलरेडी 450 प्लस में एक वीडियो कर चुके हैं, तो प्लीज आप वहां से देख लीजिएगा उसको। और इसमें जो भी नए डेवलपमेंट्स होंगे वो मैं आपको एक अलग वीडियो में अपडेट करता जाऊंगा, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि A4 साइज की प्लेन पेपर्स में अपने नोट्स बनाइए ताकि आप उसको अपडेट भी कर सकें जब कुछ नया आए। ओके, नेक्स्ट मैं आपके साथ नेट न्यूट्रलिटी भी डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, क्योंकि अभी ये जो चैलेंज हुआ है यूएसए में अगेंस्ट दिस मेटा, ओके, आपकी ये जो फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा कंट्रोल करती है, तीनों कंपनी इसी के अंडर में आती है। ओके, तो इसको लेके नेट न्यूट्रलिटी के इशू को भी मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूंगा मीन्स के लिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट थम्स अप सो दैट it give me the message how much you're interested in this series. Okay, so thank you, have a great day and keep learning.